नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश एकेडमी में। कल तक हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। आज हम चलते हैं पास्ट टेंस की ओर। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से इस वीडियो को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अभी कुछ ही देर पहले मैंने कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के होने से संबंधित न्यूज़ अभी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी है, तो आप इस आई बटन पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करता हूं मैं अपने अगले पार्ट टेंस की और आगे बढ़ते हैं अपन पास्ट टेंस की ओर। तो पास्ट टेंस से शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि कल तक प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में पहचान। सबसे पहले तो आप इसकी पहचान सीखेंगे। हिंदी में पहचान यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर या, ये यानी कि ये शब्द आए या, ये और ये, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा वह गया, तो यह शब्द आया लास्ट में। उसी प्रकार ता, था, ती, थी, ते, थे, यानी कि वह रहता था, जैसे कि ता, था आया यहाँ पर। तो हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये आए, अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे आए, जैसे वह रहता था। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट है आ, ए, ई आए, यानी कि जैसे कि मैंने लिखा उसने प्रशंसा की, तो की में ई का लोप था। इस प्रकार अगर शब्द आए आपके आ, ए, ई, तो ये किस टेंस के वाक्य की ओर इशारा करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की ओर। चलिए पढ़ते हैं आगे अंग्रेजी की पहचान के कुछ शब्दों को देखकर चलते हैं। यस्टरडे, आगो, 2 वीक आगो, लास्ट वीक। वैसे 2 वीक की जगह 3 वीक भी आ सकता है, 1 वीक भी आ सकता है। लास्ट वीक, ए लॉन्ग टाइम अगो, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम अथवा एट दैट मोमेंट, दोज डेज, दैट ईयर, देन, दैट मंथ, प्रीवियस मंथ, ईयर। ये सभी क्या हैं फ्रेंड्स? एडवर्ब्स हैं। ये सभी क्या है? ये एडवर्ब्स यानी कि समय सूचक हैं सारे के सारे। तो ये शब्द जो हैं सब किस टेंस की ओर इशारा करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपकी सहायता ये ही शब्द करते हैं। जब तक आपको ये शब्द याद नहीं होंगे तब तक आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ रहे थे तो हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं लगती है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जिस प्रकार कोई हेल्पिंग वर्ब को काम में नहीं लेते, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब को काम में नहीं लेते हैं। वर्ब के रूप में सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो सूत्र क्या बन जाएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा सूत्र बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल की सहायता से आप अच्छे समझ पाओगे। राम जयपुर गया, यानी कि यह शब्द लास्ट में आया तो राम गया, यानी कि गो होता है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो राम वेंट टू जयपुर, जाने के लिए टू का उपयोग किया। राम 2 साल पहले जयपुर रहता था। राम 2 साल पहले जयपुर रहता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कोई लफड़ा है ही नहीं, तो सीधा अपन सब्जेक्ट देखकर सीधा वर्ब लिखेंगे सब। राम लिव्ड इन जयपुर, राम लिव्ड इन जयपुर, राम लिव्ड इन जयपुर 2 ईयर अगो, राम जयपुर में रहता था 2 साल पहले। सभी विद्यार्थियों ने किताब पढ़ी। अगला सेंटेंस है सभी विद्यार्थियों ने किताब पढ़ी। ऑल स्टूडेंट्स रीड द बुक। तो रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से सुन लेना, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस आपका? ऑल स्टूडेंट्स रीड द बुक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। अपने कोई भी सवाल हैं तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका अच्छे से जवाब दे पाऊँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर जंगल में रहता था। सेंटेंस है आपका शेर जंगल में रहता था। मैंने याद करो, मैंने पहचान में बताया था अगर आए तो पास्ट इंडेफिनिट को इशारा करेगा। तो द लॉयन लिव्ड इन फॉरेस्ट, शेर जंगल में रहता था। लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है।
अध्यापक ने हमें पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने हमें पाठ पढ़ाया। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, टीचर टॉट, यानी टीच होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको सेकंड किया तो टॉट हो गया। तो टीचर टॉट अस लेसन, अध्यापक ने हमें पाठ पढ़ाया। अस यानी होता है हमें। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट के महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों, इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, हिंदी अर्थ होता है इम्प्रोबेबल अनुचित, कंडीशनल सशर्त, और सेंटेंस यानी वाक्य। अनुचित सशर्त वाले वाक्यों में, जैसे कि वाक्य हो सकता है आपके सामने, यदि तुम कठिन मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। ऐसा अगर सेंटेंस आपके सामने आए तो उस टेंस में वो भी किस टेंस की ओर इशारा करेगा, पास्ट इंडेफिनिट की ओर। और दूसरी बात, यहाँ पर मॉडल वर्ड भी काम में आएगा। कैसे कि तुम परीक्षा में पास हो जाते, यानी कि क्षीण संभावना थी, तो उस संभावना को दिखाने के लिए किसका, कौन से मॉडल का प्रयोग करेंगे, अपन वुड का प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ ऐसे वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु साथ में ही वाक्य संभावना को बतलाता है, इसलिए वुड का प्रयोग भी होगा। और वुड क्या है, आपका मॉडल है। वुड क्या है, मॉडल। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, यदि तुम कठिन मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। तो इसको अपन सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्कड हार्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई मैंने यहाँ पर, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड पास इन द एग्ज़ाम। तो अगर तुम कठिन मेहनत करते तुम परीक्षा में पास हो जाते। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं अपन दोस्तों। ये एक्सटर्नल बिंदु था, इसको आपको याद करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नॉट का प्रयोग सीखेंगे अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों अभी तक हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं ले रहे थे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ोगे तो वहाँ पर डिड नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी, सॉरी डिड हेल्पिंग वर्ब आपकी काम में आएगी। नॉट तो अपन ने क्यों लगाया, नेगेटिव है इसलिए लगाया नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप किसको काम में लो, डिड को, और नेगेटिव है तो किसका प्रयोग करो, नॉट का, और वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। वर्ब की फॉर्म हम सेकंड वर्ब की फॉर्म काम में ले रहे थे अफर्मेटिव में, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम काम में लेना शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि दोनों सब्जेक्टों में क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमन रहेगी और हेल्पिंग वर्ब भी आपकी क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। तो सूत्र क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सूत्र हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन, मैं कल विद्यालय नहीं गया, मैं कल विद्यालय नहीं गया। भूतकाल की संभावना दिखाता है, तो भूतकाल में आप किसका प्रयोग करोगे, कल, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। मैं कल विद्यालय नहीं गया, तो यस्टरडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आप इसको चाहिए तो ऐसे बना सकते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, दोनों तरीके से बन सकता है, क्योंकि समय सूचक शब्द हमें टेंस के बारे में बताता है कि यस्टरडे किस टेंस की ओर इशारा करेगा, पास्ट इंडेफिनिट की ओर इशारा करेगा, यानी कि पास्ट टेंस की ओर इशारा करेगा। तो यस्टरडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि यस्टरडे तो हमें बताएगा कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, और हेल्पिंग वर्ब हमें जानकारी देगी टेंस का कौन सा पार्ट, जैसे पास्ट इंडेफिनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ी, सेंटेंस को ध्यान से सुनना, गांधी जी ने हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ी। तो गांधी जी डिड नॉट फाइट द बैटल ऑफ वायलेंस, हिंसा की लड़ाई, बैटल ऑफ वायलेंस हिंसा की लड़ाई। हिंसा की लड़ाई क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, नहीं लड़ी क्या है आपकी क्रिया है, गांधी जी क्या है, सब्जेक्ट है। तो गांधी जी डिड नॉट फाइट द बैटल ऑफ वायलेंस। सेंटेंस समझ में आया आपको, मैं वापस से दिखा देता हूँ, देखना आप। गांधी जी ने हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ी, गांधी जी डिड नॉट फाइट द बैटल ऑफ वायलेंस। बैटल ऑफ वायलेंस होता है हिंसा की लड़ाई, नहीं लड़ी वर्ब, गांधी जी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, वह सत्य नहीं बोलती थी, जैसे थी शब्द आया तो ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, वह सत्य नहीं बोलती थी, वह सत्य नहीं बोलती थी, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, या यही है, आई डिड नॉट गो। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
मैंने आपको बार बार बताया क्या से वाक्य की शुरुआत होगी इंटरोगेटिव होगा तो यस और नो में इसका उत्तर आएगा और अंत में क्या लगा रहेगा, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जाम्पल बनता है आपका क्या तुमने खाना खाया, तो क्या सबसे शुरुआत हुई, यस और नो में उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा है, या तुमने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खाया, या नहीं मैंने खाना नहीं खाया। तो प्रॉपर इंटरोगेटिव सेंटेंस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या तुमने खाना खाया, तो शुरुआत किससे करेंगे अपन, डिड से। और इसका सूत्र क्या बनेगा, ध्यान से सुनना आप, इसका सूत्र क्या बन जाएगा, तो सूत्र मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका क्या आएगा वर्ब फर्स्ट, फिर आपकी ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपका क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी डिड, सब्जेक्ट यू, ईट फूड क्या तुमने खाना खाया। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या मोहन कल दिल्ली गया, सॉरी आगे बढ़ते हैं, क्या मोहन कल दिल्ली गया। तो कल बीते हुए कल की बात हो रही है क्योंकि भूतकाल टेंस को पढ़ रहे हैं अपन, क्या मोहन कल दिल्ली गया, तो डिड मोहन गो टू दिल्ली यस्टरडे। डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करी, इंटरोगेटिव है, मोहन गो टू दिल्ली यस्टरडे। अगला है क्या शेर जंगल में रहता था। दोस्तों रहता था आपने नई पहचान सुनी होगी, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जब भी था वर्ड आएगा तो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट की बात करेगा। कभी भी था शब्द के साथ आप वाज को मत ले जाना, अगर वाज आ जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ, था अगर है तो पास्ट इंडेफिनेट और रहा था है तो पास्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, क्या शेर जंगल में रहता था, डिड द लायन लिव इन फॉरेस्ट। बात करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। प्रश्नात्मक अथवा नकारात्मक वाक्य, क्या से वाक्य की शुरुआत होगी, यस और नो में उत्तर आएगा और नॉट का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब किसको प्रयोग करेंगे, डिड प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सूत्र क्या बन जाएगा, दो सूत्र का निर्माण किया है मैंने यहाँ पर, तो आप दोनों तरीके से वाक्य को बना सकते हैं, दोनों तरीके से आपका वाक्य क्या रहेगा, सही रहेगा। तो पहला सूत्र मैंने बनाया डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। और दूसरा बनाया मैंने डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों सूत्र सही हैं, दोनों तरीके से आप सेंटेंस को कर सकते हो जैसे कि मैंने किए हैं। मैं देखते हैं, क्या सीता मैदान में नहीं दौड़ी, सेंटेंस है क्या सीता मैदान में नहीं दौड़ी। तो सेंटेंस को दोनों तरीके से हल करूँगा मैं, डिडंट सीता रन इन द ग्राउंड, पहले तरीके से किया, दूसरे तरीके से डिड सीता नॉट रन इन द ग्राउंड। दोनों सूत्रों के हिसाब से किया है, आप चाहें तो मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हम विद्यालय में नहीं पढ़े, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डिड वी नॉट रीड इन द स्कूल। दोस्तों सूत्र को देखें, सूत्र के अनुसार आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले सेंटेंस को कैटेगराइज करें कि हम है सब्जेक्ट, विद्यालय है ऑब्जेक्ट और पढ़ना है आपकी क्या क्रिया, और में क्या है आपका प्रीपोजिशन वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या भगत सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। दोस्तों सेंटेंस को गौर से पढ़ना, क्या भगत सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि अपन को क्या करना है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है, इसलिए मैंने सेंटेंस को दिया क्या भगत सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। तो दोनों तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ, डिडंट भगत सिंह फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ना, फाइट फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना, ये आपकी वर्ब हो गई। स्वतंत्रता की लड़ाई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, भगत सिंह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो डिडंट भगत सिंह फाइट फॉर फ्रीडम, भगत सिंह सब्जेक्ट, फाइट वर्ब और ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और फॉर आपका क्या हो गया प्रीपोजिशन का के लिए बताया। दूसरे तरीके से हल करता हूँ, सूत्र के अनुसार डिड भगत सिंह नॉट फाइट फॉर फ्रीडम। दोनों तरीके से आपका सेंटेंस सही है, किसी भी तरीके से आप सेंटेंस को कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं WH वर्ड सेंटेंस की। और क्या से शुरुआत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, प्रॉपर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। अगर प्रॉपर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी, क्या से होगी। यस और नो में भी इसका क्या नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा, लेकिन अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, WH वर्ड से ही इंग्लिश सेंटेंस को आपको क्या करना होगा, शुरू करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप किसको काम में लोगे, डिड को,
वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सूत्र का निर्माण कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब फर्स्ट, फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने कुछ। हमने कहा हमारा गृह कार्य किया। सेंटेंस है हमने कहाँ हमारा गृह कार्य किया, यानी कि पूछ रहा है हमने कहाँ पर अपना गृह कार्य किया। तो यस और नो में इसका जवाब तो आएगा नहीं, तो आपका जवाब शायद होगा घर होगा या स्कूल होगा। तो हमने कहाँ हमारा गृह कार्य किया। तो सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, वेहर, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आपका सब्जेक्ट वी, फिर आपका क्या होगा, कार्य किया, कार्य किया। ये आपकी क्या है, वर्ब है। और हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है। ये आपका क्या है, WH वर्ड, ये आपका सब्जेक्ट, और ये क्या है, ये आपकी वर्ब है। तो चलते हैं आगे। वेहर डिड वी डू आवर होमवर्क, वेहर डिड वी डू आवर होमवर्क, यानी कि हमने हमारा गृह कार्य कहाँ किया। वेहर यानी कहाँ, डिड वी हमने, डू किया, आवर होमवर्क हमारा गृह कार्य, हमने हमारा गृह कार्य किया, हमने कहाँ हमारा गृह कार्य किया। इस सेंटेंस को अपने ट्रांसलेट किया, वेहर डिड वी डू आवर होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। मैं अपनी परीक्षा देने कहाँ गया। तो इसी में भी वही बात है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। तो वेहर डिड आई गो टू टेक माई एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना, परीक्षा देने के लिए हमेशा टेक माई एग्ज़ाम वर्ड का उपयोग किया जाता है। गिव माई एग्ज़ाम मत कर देना, टेक माई एग्ज़ाम। सेंटेंस क्या होगा, वेहर डिड आई गो टू टेक माई एग्ज़ाम। शेर कब दहाड़ा, या शेर ने कब दहाड़ लगाई, दोनों तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हो। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हेन डिड, क्योंकि सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, फिर पहचान को देखकर अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो व्हेन डिड द लायन रोर, ROAR, रोर यानी होता है दहाड़ना। आगे बढ़ते हैं आपके WH वर्ड प्लस नेगेटिव की ओर। वही बात, WH वर्ड है तो क्या से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी, या सो नो में इसका जवाब नहीं आएगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की स्थिति क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सूत्र मैंने दोनों लिखे हैं यहाँ पर आपके सामने, WH वर्ड प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। और सूत्र नंबर 2 क्या बनेगा आपका, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर, एग्जाम्पल, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। दोनों तरीके से है, WH वर्ड भी है और नेगेटिव भी है। तुम वहाँ क्यों नहीं गए, वाई डिडंट यू गो देयर, वाई डिडंट यू गो देयर। एक तरीके से मैंने इस तरीके से किया, दूसरे तरीके से आप कर सकते हो, वाई डिड यू नॉट गो देयर। दोनों तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने अपना काम कब नहीं किया। तो सेंटेंस बनेगा, व्हेन डिड आई नॉट डू माई वर्क, व्हेन डिड आई नॉट डू माई वर्क। और दूसरे तरीके से बनाया हुए तो व्हेन डिडंट आई डू माई होमवर्क, वर्क। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनेट टेंस आपका यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। कल या शाम तक मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अपन अगले आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज तक इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में या साथियों में शेयर करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र यादव आपसे मिलता हूँ आने वाली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।